नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की ताज़ा खबरों पे ध्यान देते हैं। हादसे में 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस और अग्निशमन दस्ता मलबा हटाकर दबे लोगों को निकालने में जुटे। रामगढ़वा में ब्लास्ट के बाद 30 फीट चिमनी टूटकर गिरी। दबने से 8 लोगों की हुई मौत, 10 से अधिक लोग लापता। रामगढ़वा थाना क्षेत्र के नरीरगीर के समीप एक ईंट भट्टी की चिमनी फूंकने के दौरान ब्लास्ट हो गया, जिसमें चिमनी करीब 30 फीट टूटकर गिर गई। चिमनी टूटने से उनके मलबे में कई लोग दब गए। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हैं। 10 से अधिक लोग लापता होने की सूचना है। घटना करीब 4:30 बजे की है। पुलिस व अग्निशमन विभाग के कर्मी मलबा हटाकर लोगों को निकालने में जुटे थे। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मरने वालों में चिमनी मालिक मोहम्मद इसराद व नरीरगीर गांव निवासी अनिल बैठा की पहचान हुई है। अन्य मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। घायलों में चिमनी पार्टनर नूरुल हक के साथ कर्मी अमरेश कुमार, मुकेश राम, आलमगीर, अब्दुल हक, अजय कुमार एवं राकेश कुमार का इलाज रक्सौल के एसआरपी अस्पताल में चल रहा है। इसमें सबकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद टूटी चिमनी के बाहर लगी लोगों की भीड़ व अस्पतालों में भर्ती घायल। रक्सौल और रामगढ़वा में चल रहा इलाज। मरने वालों में चिमनी मालिक भी। चिमनी फूंकने के बाद धुआं निकलते ही ब्लास्ट। लोगों ने बताया कि चिमनी में इस साल की पहली फूंक हुई थी, जिसके लिए भोज का आयोजन था। चिमनी करीब 2:30 बजे फूंकी गई थी, जिसकी खुशी में ग्रामीण व अन्य लोग वहीं जमा थे। चिमनी में धुआं निकलते ही ब्लास्ट हो गया और ऊपरी हिस्सा करीब 30-40 फीट में टूटकर नीचे गिर गए, जिससे नीचे बैठे लोग उसके मलबे में दब गए। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोगों को रामगढ़वा हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया तो बेहद गंभीर को रक्सौल के एसआरपी हॉस्पिटल में लाया गया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, 10 लोगों के मिसिंग होने की आशंका है। रेस्क्यू टीम को लगाया गया है। प्रथम दृष्टया चिमनी के कमज़ोर होने के कारण ब्लास्ट होकर टूटने की आशंका है। घटना की जांच कराई जाएगी। 67वीं बीपीएससी मेंस की डेट बदली गई। अब 30-31 दिसंबर और 7 जनवरी को परीक्षा होगी। 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 30-31 दिसंबर व 7 जनवरी को होगी। इस संबंध में बीपीएससी ने शुक्रवार को सूचना जारी कर दी। 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के कारण 29 दिसंबर की परीक्षा 7 जनवरी को की गई। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग 28 को होनी है और वोटों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। 67वीं बीपीएससी में 802 पदों के लिए मुख्य परीक्षा में 11,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इससे पहले मुख्य परीक्षा का आयोजन 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का होना था। पहले दिन सामान्य अध्ययन, दूसरे दिन सामान्य हिंदी एवं तीसरे दिन वैकल्पिक विषय की परीक्षा होगी। बीएसएससी परीक्षा रद्द नहीं होगी। ईओयू को सौंपी गई जांच। आयोग ने माना पेपर लीक हुआ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से शुक्रवार को आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र शुरू होने के 1 घंटे 9 मिनट पहल के बाद यानी 11:09 बजे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने इसका मिलान परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से किया। यह मिल गया। इसके आधार पर यह साबित हुआ कि प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न ही वायरल हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने वायरल प्रश्न पत्र के जांच का मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। इस संबंध में आयोग के चेयरमैन रविंद्र कुमार ने कहा कि मामले को लेकर आयोग गंभीर है। ऐसे में यदि जांच के दौरान प्रश्न पत्र के परीक्षा केंद्र से बाहर जाने और परीक्षा प्रभावित होने की जानकारी मिलती है तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। हालांकि अभी परीक्षा नहीं हुई है। लखीसराय में मुठभेड़, हार्डकोर नक्सली श्रीकोड़ा गिरफ्तार, एक इंसास राइफल बरामद। कजरा थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित गांव कनीमोह शीतला कोरासी के पास जंगल में नक्सलियों की उपस्थिति पर गुरुवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन दौरान एसएसबी
एसटीएफ और जिला पुलिस के सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के बीच गोलाबारी शुरू हो गई। इस बीच दूसरे नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन हार्डकोर नक्सली श्री कोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक इंसास राइफल, लगभग 150 राउंड जिंदा कारतूस, 300 मैगजीन बरामद किया। सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व एसएसपी अभियान मोतीलाल कर रहे थे। चिंता न करें, बस सावधान रहे। संक्रमण दर घटकर 0.14% ही रह गई है। चीन में जिस वेरिएंट का खौफ, वह यहाँ सितंबर में ही तब से केस घटे। देश में रोज़ औसत 150 नए मामले मिल रहे हैं। ये कुल मरीज के महज 0.01% है। कोरोना वायरस के जिस सब वेरिएंट BSF7 ने चीन में आतंक मचाया है, वह भारत में 3 महीने पहले सितंबर में ही आ गया था। तब से इसके महज 4 नए केस सामने आए हैं, 3 गुजरात और 1 ओडिशा में। चारों मरीज अब स्वस्थ हैं, यानी भारत में इसके खतरे के अभी प्रमाण नहीं है। यही नहीं, सितंबर में भारत में कोरोना के रोजाना औसत 5000 से 7000 केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर रोजाना औसत 150 रह गई। इसमें 78% नए मामले 6 राज्यों, केरल में 51 केस, महाराष्ट्र में 20, कर्नाटक में 16, ओडिशा में 11, दिल्ली राजस्थान में 10 में मिल रहे हैं। सक्रिय मरीज भी घटकर 3380 रह गए। ये कुल मरीजों के महज 0.01% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना संबंधी तैयारियों को परखने के लिए मंगलवार 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल करेगा। यह केंद्र और राज्यों दोनों के अस्पतालों में होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हुई बैठक में कहा गया कि पहली और दूसरी कोरोना लहर में जिस तरह तैयारी की गई थी, वैसी तीसरी में फिर करें। कमियों को केंद्र की मदद से दूर करें। कोरोना से बचाव में बिहार है अव्वल, घबराए नहीं, सतर्क रहें। बिहार सरकार के जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने शुक्रवार को जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट से बढ़ते संक्रमण को लेकर देश दुनिया में चिंता बढ़ रही है, लेकिन लोगों को घबराने की नहीं, सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना से संबंधित मैनेजमेंट के साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए जांच और टीकाकरण के मामले में बिहार अव्वल रहा। बिहार में अभी प्रतिदिन 45 से 50 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं। बिहार में औसतन प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 8,20,000 से अधिक कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत सिर्फ 6,59,000 है। झा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि शराबबंदी से समाज में शांति आई है। शराबबंदी का महिलाओं के जीवन पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे घरेलू हिंसा और सड़क दुर्घटना के मामले में व्यापक रूप से कमी आई। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के सकारात्मक प्रभाव से संबंधित एक विदेशी शोधकर्ता की शोधपरक रिपोर्ट आज ही एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार में छपी है। उन्होंने कहा कि अब जो भी शराबबंदी को फेल करने की कोशिश करेगा, बिहार की जनता उसे माफ़ नहीं करेगी। शराबबंदी से शराब पीना आपराधिक मामला। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर कुछ लोगों ने जहरीली शराब पी और उनकी मृत्यु हो गई। यह तो आपराधिक मामला है, इसमें मानवाधिकार के उल्लंघन का सवाल कहाँ से आ गया। देश के माहौल को लेकर दो नेताओं के बीच छिड़े जुबान जंग से संबंधित एक सवाल पर संजय कुमार झा ने कहा कि किसी के व्यक्तिगत बयान पर वे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यदि देश में कहीं कुछ खराब है तो उसे ठीक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बिहार में पिछले 17 वर्षों में सिर्फ एक दिन कर्फ्यू लगाने की नौबत आई। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अक्टूबर माह में निकला था विज्ञापन, अब BCECE लेगी परीक्षा। कैबिनेट फैसले के बाद 10,101 अमीन बहाली का विज्ञापन रद्द। मानदेय आधारित बहाली होगी, पहले अंकों के आधार पर ही होना था चयन। बीते मंगलवार को हुए कैबिनेट के फैसले के आलोक में सूबे में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण की खातिर 10,101 पदों पर बहाली के लिए बीते अक्टूबर में निकला विज्ञापन निरस्त कर दिया गया है। अब बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा लेकर मेरिट लिस्ट बनाएगा और उसी के आधार पर मानदेय आधारित नियोजन होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे के लिए कर्मियों की बहाली का जो विज्ञापन निकाला था, उसके मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों की नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक की गई थी। 21 अक्टूबर से 16 नवंबर तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा करना था और अंकों के आधार पर विभाग के निदेशालय द्वारा
उनका चयन होना था। कैबिनेट के फैसले के बाद अब पूरी प्रक्रिया ही बदल गई। क्यों रद्द हुआ विज्ञापन? कैबिनेट ने बिहार सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2022 की मंजूरी दी। इसके अनुसार कर्मियों की नियुक्ति अब परीक्षा से होगी। परीक्षा कौन लेगा? BCECE परीक्षा लेगा और मेरिट लिस्ट बनाएगा। इसीलिए अक्टूबर में जारी विज्ञापन रद्द किया गया। अब आगे क्या होगा? BCECE फिर से विज्ञापन जारी करेगा। 10,101 पदों की जगह लगभग 1.5 गुना यानी कि करीब 1.5 लाख पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। योग्यता क्या होगी? NCVT और SCVT मान्यता प्राप्त संस्थानों से परीक्षण प्राप्त प्रतियोगिताधारी ही बहाल होंगे। मेरिट लिस्ट से पद भरेंगे। BCECE परीक्षा के बाद जो मेरिट लिस्ट बनाएगा उससे आगे भी नियोजन होता रहेगा। विशेष सर्वेक्षण के लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण लिपिक और कार्यालय परिचारी की नियुक्ति अंक के जगह परीक्षा से होगी। ऐसी ज़रूरत क्यों? दरअसल वर्ष 2019 में बनी नियमावली के मुताबिक सिर्फ अंकों के आधार पर विभाग के निदेशालय द्वारा वर्ष 2020 में नियुक्त की गई थी, जिसमें चयनित करीब 4.5 हजार कर्मी फिलहाल जिलों में सर्वे कार्य में लगे हैं। पर उस समय हुई बहाली की जांच में पाया गया कि कई कर्मी फर्जी डिग्री के आधार पर चयनित हो गए हैं। उनमें से कईयों को नौकरी से निदेशालय द्वारा निकाला गया। हालांकि इस साल फिर से 10,101 पदों पर बीते अक्टूबर माह में विज्ञापन निकाला गया था, पर पारदर्शिता के मद्देनज़र अब प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित निर्णय लिया गया है। जो आवेदन मंगाया गया था उसमें आवेदकों से कोई शुल्क नहीं लिया गया था। सिक्किम तंग मोड़ और तीखी ढलान पर कंट्रोल छूटा, ट्रक खाई में गिरा, 16 सैनिकों की जान गई। सिक्किम के जेमी इलाके में शुक्रवार सुबह सेना के काफिल का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना ने बताया कि जवानों की टुकड़ी 3 गाड़ियों में चाटेन से थंगू जा रही थी। तभी एक तंग मोड़ पर तीखे ढलान की वजह से ट्रक फिसल गई और गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में 16 सैनिकों की जान चली गई। इसमें 3 जूनियर कमीशन्ड अफसर हैं। रेस्क्यू टीम ने 4 घायल जवानों को नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आहत हुए जवानों के परिवार के प्रति संवेदना, घायल जल्दी स्वस्थ होंगे। क्लैट रिजल्ट, ST कैटेगरी में नोट्रेडम की नेताली को 7वां रैंक। देश भर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए आयोजित क्लैट 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। शुक्रवार को जारी रिजल्ट में इस साल स्टेट टॉपर का लिस्ट जारी नहीं किया। इस साल कैटेगरी और ऑल इंडिया रैंक की लिस्ट जारी की गई है। जनरल कैटेगरी बिहार से टॉप 25 में से कोई नहीं आया, जबकि ST कैटेगरी में 7वां रैंक नोट्रेडम की छात्र तेनाली ने बाजी मारी है। वहीं SC कैटेगरी में DAV BSEB के श्लोक रंजन को 8वां रैंक मिला है। क्लैट में बिहार से 3,115 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। इसके लिए राज्य में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। श्लोक रंजन रामायण राम मंजू देवी गृहिणी SC कैटेगरी में 8वां रैंक हासिल किया है। इसके पिता रामायण राम सरकारी पदाधिकारी हैं और मां मंजू देवी गृहिणी हैं। नोट्रेडम एकेडमी की छात्रा नेताली स्मृति बिल्लुंग ने बताया कि वह हर दिन 8 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी। बेंगलोर लॉ कॉलेज में नाम लिखाना चाहती है। उनके पिता का नाम इलियस बिलुंग है। उनके BPSC में कार्यरत है। बेगूसराय बछरावा में 12 खूंखार कुत्ते मारे गए। 12 लोगों को मार चुके थे। बेगूसराय के बछवाड़ा बहियार में आदमखोर कुत्तों को मारने का काम शुरू हो गया। पटना से वन विभाग की टीम शूटर के साथ पहुंची और बछवाड़ा प्रखंड के कई इलाकों में 12 कुत्तों को मौत के घाट उतारकर ग्रामीणों को राहत देने का काम शुरू कर दिया। दरअसल बछवाड़ा प्रखंड में कुत्तों ने आतंक मचा रखा था और 6 पंचायत में 10 लोगों की जान अब तक ले चुका है। यही नहीं, करीब 30 से ज़्यादा लोगों को काटकर जख्मी कर चुका है। SDO और तेघरा DSP के नेतृत्व में पटना से पहुंची शूटरों की टीम ने इस कुत्तों को मारा।
क्लैट में साहिल को ऑल इंडिया रैंक में दूसरा स्थान। देश भर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आयोजित क्लैट का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। इसमें विभिन्न राज्यों के बच्चों को सफलता मिली है। लॉ प्रेम के साहिल ने ऑल इंडिया रैंक 2 लाया, तो वहीं नाव्या ने ऑल इंडिया रैंक 6 लाया। वहीं नताली ने ऑल इंडिया एसएससी रैंक 7, तो वहीं श्लोक रंजन ने रैंक 8 लाया। बच्चों ने सफलता का श्रेय अपने संस्था लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पटना के अभिभावक गुंजन सर को और समस्त शिक्षकों को देते हुए नताली का कहना है कि जब वो कमज़ोर पड़ती थी तो संस्थापक के हर सदस्य मुझे मोटिवेट करते थे और गाइड करते थे। सभी बच्चे के माता पिता काफ़ी खुश रहे। लॉ प्रेम के को फाउंडर अभिषेक गुंजन ने बताया कि इस बार हमारी संस्था के 75% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल किया है। संस्था के अन्य बच्चे जिन्होंने अपनी जगह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बनाई हैं उनमें नताली स्मृति बिलुंग, श्लोक रंजन, अभिरूप देव, शिवम गुप्ता, जयंती रंजन, अमृत राज, प्रिंस कुमार, केशव कुमार शर्मा, मंगलेश मिश्रा, संघमित्रा, ऋतिक राज एवं अन्य विद्यार्थी भी है। संस्था के हिमांशु शेखर ने बताया, लगातार 4 वर्षों से हमारी संस्था ऑल इंडिया टॉपर देती आ रही है। यह हम सब के लिए गौरवान्वित वाला पल है। साहिल देश के नंबर 1 लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में दाखिला लेना चाहता है। 5 साल का कोर्स पूरा करने के बाद कॉरपोरेट फील्ड में जाना चाहते हैं। अपनी सफलता का श्रेय अपने अभिभावक व संस्था को देना चाहता है। देश में आईएएस के 1472 व आईपीएस के 864 पद खाली। देश भर में आईएएस और आईपीएस के 2300 से अधिक पद खाली है। देश में ऐसा एक भी राज्य नहीं जहां इन दोनों के लिए स्वीकृत पद में रिक्तियां नहीं हैं। आईएएस में कुल 1472 और आईपीएस के 864 पद खाली है। कर्मियों, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में आईएएस के कुल स्वीकृत पद 6779 है, जबकि आईपीएस के लिए स्वीकृत पद 4984 है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इन उच्च पदाधिकारियों की कमी की वजह से विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक और कानून व्यवस्था के संचालक में दिक्कत आती है। खाली पड़े पदों को भरने से प्रशासनिक कार्यों में देरी होती है। मौजूदा समय में कोई राज्य ऐसे है जिनमें एक आईपीएस अफसर पर कई विभागों की जिम्मेदारी है। लिहाजा कोई न कोई विभाग ऐसा रह ही जाता है जहां अपेक्षानुसार काम नहीं हो पाते। खासकर अधिकारियों के छुट्टियों पर होने या बीमारी होने के स्थिति में पेंडिंग फाइलों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। कई बार समय पर निर्णय नहीं होने से कई रोजगार लटकी रह जाती है। केंद्र और राज्य बीच में भी अफसरों को लेकर विवाद। केंद्र सरकार द्वारा आईएएस अफसरों के तबादले के संबंध में नियमों के बदलाव को लेकर राज्यों और केंद्रों के बीच विवाद भी हो रहा। केंद्र यह आरोप लगाता रहा कि राज्य केंद्र में प्रतिनियुक्त पर आईएएस अफसरों को भेजने में आनाकानी करते हैं। इससे कामकाज प्रभावित होता है। केंद्र द्वारा किसी अफसर को प्रतिनियुक्ति पर मांगे जाने पर उसे राज्य के कार्य मुक्त करना अनिवार्य करने का नियम प्रस्तावित किया गया। केंद्र का कहना है कि राज्य से उनके पास प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अफसरों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। परीक्षा में भर्ती के लिए पद बढ़ाए। सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 से पहले सरकार ने साल के दौरान भर्ती कर लिए जाने वाले आईएएस अफसरों की संख्या बढ़ाकर 180 कर दी। इसी तरह आईपीएस अफसरों की संख्या 2020 में 200 कर दी गई है।